मेरा जो गोल था जॉब छोड़ने के बाद, वो सबसे पहला गोल ये था कि मुझे 100 CR करना है बाय 2030। शुभम, हमने 7 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था। उस टाइम आपने बताया था कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो 13 CR के आसपास है। अभी आपका पोर्टफोलियो साइज है वो कितना है? टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 20 CR हो गया है। मैं ना अमेज़ॉन में जॉब करता था, तो अमेज़ॉन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हर बंदे को ना पहले दिन जाते ही वो बेसिक प्रिंसिपल्स का पार्ट पढ़ाया जाता है। वो जैसे आपने वो मोहब्बत पिक्चर में देखा होगा ना, राइट, अनुशासन, प्रतिष्ठा। शुभम, जैसे भी आपका 20 CR का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से कितना पार्ट जो है वो इक्विटी में है, उसके आपने शेयर्स खरीदे, और कितना पार्ट डेट में? आप तो मुझे पर्सनली भी जानते हो, तो आपको पता होगा कि मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा फट्टू टाइप का हूँ वैसे तो। ये वो बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया तो। राइट, तो आई एम नॉट अ गुड रिस्क टेकर टू बी ऑनेस्ट, कि अगले 4 सालों के लिए मैंने सारी की सारी FDs करा दी। आइडियल इक्विटी एलोकेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए 100% इक्विटी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेट करते हैं ट्रेडर्स को। थ्योरेटिकली बोलना बहुत ही आसान लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट में मानो कि आपने 10 लाख रुपए लगाए थे या जितने भी लगाए थे, राइट, वो 10 लाख जो है जा करके 30 लाख हो रहा है और 30 लाख से वापस 15 लाख हो रहा है, तो जो एक्चुअल फीलिंग्स आती है ना पोर्टफोलियो लेवल पे, वो वॉरेन बफेट की कोटेशन से बयान नहीं हो पाती। मेरे साथ ये हो रहा है कि एज द पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग, my posture is becoming more aggressive. The whole game is not about multi-baggers, right? It is very very counter-intuitive approach. उसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टी बैगर करते रहते हो, तो एन यू बेसिकली वांट टू हिट सिक्सेस ऑन एवरी बॉल। आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैं हर बॉल पे छक्का ही मारूंगा, भाई हर बॉल पे छक्का मारेगा तो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। कोई ऐसा, मैं चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंटली आप कौन सी कंपनी पढ़ रहे हो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है? क्या आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो? मैं P&L दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहला अकाउंट है। शुभम, हमने 7 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था। उस टाइम आपने बताया था कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो 13 CR के आसपास है। अभी आपका पोर्टफोलियो साइज है वो कितना है? तो अभी टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 20 CR हो गया है, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ टच करता रहता है। कभी 20 टच कर जाता है, फिर मैं भी वेट करता रहता हूँ कभी 20 के ऊपर निकले, जैसे जैसे उसके ऊपर निकलता है। बट अभी 19.5 और 20 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। आई थिंक 19.7 19.8 के आसपास होगा अभी। लेकिन अगर जिसमें इसको देखता हूँ कि जैसे 7 महीने के अंदर अंदर वो 13 CR इज लाइक नाउ ऑलमोस्ट 20 CR, तो अभी ये जादू कैसे हुआ है? तो बेसिकली मैंने पिछले 7 महीने में क्या, मतलब एक्चुअली इस साइकिल में कुछ इंप्रूवमेंट्स करी हैं, जिनका एक्चुअली में एप्लीकेशन इन 7 महीनों में बहुत अच्छे से हो पाया है। तो बेसिकली पहले इन द पास्ट कुछ कुछ मिस्टेक्स करी थी, उन मिस्टेक्स के ऊपर इटरेट करके कि भाई इस बार सेम चीज़ होगी तो ये काम नहीं करना है, राइट। इस तरीके से आपको आपके मन में एक रहता है ना यार, जब कोई चीज आप एक बार एक गलती कर देते हो, फिर आपको पता होता है कि दोबारा ये सेम सिचुएशन जाएगी। जैसे आपने कुछ देखा भी होगा, राइट, कि अगर आप किसी से लड़ाई हो जाए बहुत ही ज़्यादा, राइट, और आप कुछ लोग होते हैं जो ऑन द स्पॉट बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑन द स्पॉट नहीं बोल पाते। फिर वो घर जाके सोचते हैं मुझे क्या बोलना चाहिए था। अगर से मुझे ऐसा बोला तो अगली बार ऐसा बोलेगा ना, मैं ऐसे जवाब दूंगा। लगता है नहीं तो गया आपके। नहीं, मतलब मेरी किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, लेकिन बचपन में ऐसा होता था, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि एकदम से जा करके ऑन द स्पॉट बोल पाऊँ। बट सेम चीज़ इन्वेस्टिंग में है। तो पिछली साइकिल्स में कुछ मिस्टेक करी थी, राइट। तो टू बी ऑनेस्ट पिछली साइकिल में मैं प्योर फंडामेंटल इन्वेस्टर था, और इस बार क्या हुआ है कि मैंने पूरा टेक्नो फंडा यूज़ किया इस साइकिल में। अच्छा, टेक्नो फंडा का क्या मतलब होता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को मिला करके चलते हो। आगे डिटेल में थोड़ा सा और बात करेंगे। और साथ में स्पेशल सिचुएशन एक स्पेशल टाइप का एक इन्वेस्टिंग का एक आप बोल सकते हो डोमेन है, जो मार्केट एग्नोस्टिक होता है। मतलब डिपेंड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट आपका गिर रहा है बढ़ रहा है जो भी हो रहा है, ये जो है इवेंट बेस्ड होता है कि कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है जो कि आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं जी। या फिर कितने टाइम में। आपके पास एक टाइमलाइन, जनरली टाइमलाइन भी होता है इनमें कि 3 महीने में इवेंट खत्म हो जाएगा, 6 महीने में इवेंट खत्म हो जाएगा, या तो मैं इतना पैसा बनाऊंगा और मैक्सिमम लॉस इतना होगा। आप पहले से कैलकुलेशन कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। बेसिकली आपने सुना होगा, राइट, वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस सेइंग है, द बेस्ट टाइम टू सेल इज नेवर, राइट।
तो इसका मतलब ये है कि आप इतनी अच्छी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में लेकर आओ और उन्हें कभी बेचो ही मत, राइट? जैसे वो बोलते कोको कोला की बात करते थे, राइट? या फिर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड व्हाट नॉट, राइट? तो मुझे पर्सनली ये समझ में आया है कि यार इसको ना हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? क्यों ना इस पे कुछ अपना तड़का लगाया जाए और इसमें और ज़्यादा कुछ बेटर किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आई एम बेटर देन वॉरेन बफेट और मैं उनसे भी कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन आ, एक चीज़ है कि अगर आप बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स लेकर आओ, मतलब वॉरेन बफेट सबसे ज़्यादा फेमस हैं और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उन्होंने रिटर्न्स भी कमाए हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उनकी एज भी या फिर इन्वेस्टिंग होराइजन भी बहुत ही ज़्यादा लंबा था, राइट? कैगर रिटर्न के टर्म्स में उनसे भी ज़्यादा रिटर्न्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने कमाए हैं, राइट? जी तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स की बेस्ट इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस लेकर आओ और बेसिकली आप उसमें कुछ ये सोचो कि मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स ही बताता हूँ। तो जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, एक कंपनी है डिक्सन करके, आई जी डोंट नो आपने नाम सुना होगा। डिक्सन जो है ये इंडिया का पैगाट्रॉन या बेसिकली जो ये ताइवानीज जितनी भी कंपनीज हैं ना जो ये फ़ोन असेंबल करती हैं वो वाला काम करती है, जी राइट? तो इंडिया में आज की डेट में सबसे बड़ा वही कंपनी है जो कि ये काम कर रही है। आज से कुछ सालों पहले 2020 में आपको याद होगा ये पीएलआई स्कीम्स और ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था, जी राइट? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक थीम मुझे समझ में आई थी कि अगले कुछ सालों के लिए, 4-5 सालों के लिए ये एक बड़ा कुछ बन सकता है यहाँ पर, राइट? हम्म, तो उस टाइम पे ये जो कंपनी थी 100% से ग्रो कर रही थी, राइट? क्योंकि चाइना प्लस वन हर कोई बोल रहा था, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही थी, फोन्स, लैपटॉप्स, राइट? उसके अलावा आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स, नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स, राइट? और भी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम धीरे धीरे इंडिया में आ रहे थे। तो गवर्नमेंट की स्कीम आई कि भैया हम आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करो, हम आपको जितनी आप सेल करोगे, आप टारगेट मीट करो, हम आपको पैसे देंगे, सब्सिडी देंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना शुरू करा। लेकिन ये जो कंपनी थी ना डिक्सन, ये आज की नहीं, 20 साल पहले से 1990 से ये काम कर रही थी। तो इनके लिए तो ऐसा हो गया कि भाई एकदम दरबार से खुल गए, लॉटरी लग गई, राइट? क्योंकि इनको तो कुछ नया करना नहीं था, ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। इन्होंने स्केल करना शुरू करा, इन्होंने धीरे 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 इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाले चल रहे थे उसके प्लांट लगाने शुरू करे, रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बड़ा ही अच्छा करा इन्होंने, ग्रोथ आ रही थी 100% की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ आ रही थी 70%, 80%, 100%। आपको मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ, 63%, फिर 120, 63 करोड़, 120 करोड़, फिर 160, 190, 255, 375, राइट? तो प्रॉफिट ना, अगर आप ग्रोथ देखोगे तो भयंकर ग्रोथ, हर साल ग्रोथ। सेल में भी सिमिलर ट्रेंड, 3,000 करोड़, 4400, 6400, 10,000, 12,000, 17,000। तो देखो मोटा मोटा जहाँ पे ग्रोथ आती है वहीं पे ही पैसा बनता है। अच्छा, हुआ क्या 2020 में ना, मेरे को ये समझ में आया यार, ये कंपनी ना, ये इस टाइम की बात है, लगभग 2020 के एंड की, 2021 के आसपास की। शेयर ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास होगा, राइट? तो ये मैंने इसको शेयर को खरीदा ऑलमोस्ट 800-900 रुपये पे। अच्छा, ये बढ़ना शुरू हुआ, ये अप्रैल में खरीदा, आई थिंक दिसंबर 2020 तक तो ये ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया पैसा। 3 गुना हो गया तो ग्रोथ तो आ रही थी, ऑब्वियसली 100% की ग्रोथ भी आई, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इसकी वैल्यूएशन थी, पी रेशियो था ना, वो मोर देन 100 हो गया था। लगा यार एकदम से इतना महंगा हो गया, वैल्यूएशन वाइज तो बड़ा ही महंगा हो गया, पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ग्रोथ अगर जरा सी भी फॉल डाउन हो गई तो पूरे पैसे चले जाएंगे, राइट? जो भी कमाए हैं। तो चल कोई नहीं, थोड़े दिन और देखते हैं। वो जो उसका पी रेशियो था वो 150 हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलमोस्ट 200 का पी हो गया, राइट? तो सारे के सारे जो फंडामेंटल मैट्रिक्स थे उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि भाई अब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, इसको तो रखना नहीं चाहिए। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका जो पी है वो उस टाइम पे बहुत रीजनेबल सा पी था, मतलब 30-40 का पी था। बढ़ते 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 ऑलमोस्ट 150-170 के आसपास पी हो गया। तो फंडामेंटली लग रहा है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। ग्रोथ अगर थोड़ी भी स्लो डाउन हो गई, मानो 30-40% की ग्रोथ आई, तो 150 के पी पे तो स्टॉक गिर जाएगा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो इसको मैंने 3,000 पे आके बेच दिया। अच्छा, 3,000 पे बेचा तो आपको दिखाता हूँ उसके बाद हुआ क्या है। वो शेयर 3,000 से बढ़ते 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 ऑलमोस्ट 6,000 का हुआ अक्टूबर दो अगले एक साल में, राइट? और आज अगर आप देखोगे ना ये शेयर, तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये का हो गया है, राइट? तो जो मेरे 3x पैसे बने थे,
राइट, 1000 से 3000, वो उसके बाद वो 4x और हो चुका है, वो 3000 से 12000 हो चुका है, राइट। और अभी भी शायद यहाँ से भी और ऊपर जाए, मुझे पता नहीं। लेकिन मोटा मोटा जब मैं 300% रिटर्न पे, मतलब 3x पे खुश था, तो अगर वो रखता तो आज 12x हो जाता, राइट। और इससे मेजर लर्निंग क्या मिली, मुझे ये समझ में आया कि कुछ तो गलती हो रही है बहुत ही बड़ी, जो मतलब मैं बैठ ही नहीं पाया इस पूरी के पूरे पूरे ट्रेंड पे। फिर ये समझ में आया कि ये तो एक मेगा ट्रेंड था, राइट। और उस मेगा ट्रेंड को लंबा राइड करना था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उस बीच में अगर आप देखो, ये 6000 से ना वापस 2500-2600 पे भी गया था, राइट। अब थ्योरेटिकली हर कोई कह देता है यार मेगा ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड है, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो। लेकिन जब इतनी वॉलिटिलिटी हो, 3000 से 6000 जा रहा है, 6000 से वापस 2600 आ रहा है, फिर 2600 से वापस 12000 जा रहा है, तो इसको बैठा कैसे जाए, मतलब अगले 3-4 साल तक, 5 साल तक इस पूरे ट्रेंड को करने के लिए। कोई तो कहेगा कि यार कोई बात नहीं, वॉलिटिलिटी है तो क्या, लेकिन थ्योरेटिकली बोलना बहुत ही आसान लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक्चुअल प्रॉफिट में मानो कि आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, या जितने भी लगाए थे, राइट, वो 10 लाख जो है जा करके 30 लाख हो रहा है, और 30 लाख से वापस 15 लाख हो रहा है, तो जो एक्चुअल फीलिंग्स आती है ना पोर्टफोलियो लेवल पे, वो वॉरेन बफेट की कोटेशन से बयान नहीं हो पाती। सही राइट। बात। तो वो कहना अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है, जब ये 1000 से 3000 गया, पर आपने मानो कि 5% एलोकेशन किया था, अब वो 5% एलोकेशन बढ़ के 15% एलोकेशन हो गया है, हाँ राइट। अब वो 50% जो फॉल आ रहा है, वो 15% एलोकेशन पे आ रहा है, राइट। या हो सकता है आपने और बड़ी एलोकेशन से करा है, तो और ज्यादा किसी ने गाड़ी वॉलिटिलिटी का रहेगी, सपना देखा होगा 30 लाख फिर दोबारा छोटा हो जाएगा। राइट। सही हाँ बात है। तो मुझे लर्निंग क्या मिली, मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ी, तो वहाँ से धीरे धीरे करके इस मतलब ये समझ में आया कि कैसे आप डिमांड सप्लाई को भी देख सकते हो, चीज़ों को कंबाइन करके कैसे चल सकते हो। तो टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग पे आया। तो ये तो थी एक, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सिमिलर एक एग्जांपल मेरे साथ और हुआ। अच्छा, इस बार एक कंपनी है लॉरस लैब्स करके, राइट। ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, मतलब ये कोविड से पहले की स्टोरी है। तो इसमें क्या हुआ कि ये कंपनी में ना पड़ी, समझ में आया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फार्मा कंपनी है, सीडीएमओ का काम करती है। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, अर्निंग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। ये बात है 2018 की, राइट। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ स्टॉक के साथ क्या हो रहा था। अभी ये ना इतना ज़्यादा राइज हुआ है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि पीछे हुआ क्या था। मैं थोड़ा पीछे ही चला जाता हूँ। हाँ, तो ये स्टॉक था लगभग ऑलमोस्ट 90-100 रुपए के आसपास। पहले स्टॉक में क्या हुआ, ये 90-100 का स्टॉक धीरे 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 गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ऑलमोस्ट 65 रुपीज़ पे आ गया, राइट। एंड देन 65 से ये बूम करके गया और 722 रुपए पे चला गया, राइट। ये पिछले 3 सालों में हुआ था, और ये हुआ अप्रैल 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक, यानी ऑलमोस्ट 1.25 साल में, राइट। तो आप अगर मल्टी कि देखो कितना एक्स हुआ है, तो 60 से ऑलमोस्ट 700 के आसपास, तो ऑलमोस्ट जो भी है 12x के आसपास हुआ है, राइट। इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें क्या हुआ था कि सडन अर्निंग बम्प अप एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, और मुझे लगा कि यार आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, और मैं फाइनली थक हार के 2 साल बैठ के मैं इसे एग्जिट करता हूँ। और उसके बाद नंबर्स दिखाता हूँ प्रॉफिट में क्या हुआ। सडनली ये 94 करोड़ के प्रॉफिट 255 करोड़, 255 से 984 करोड़, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक प्राइस में ही हो रहा था। अब कोई बोलेगा कि यार अगर एक्सपेक्टेड थे तो फिर बैठे क्यों नहीं, लेकिन होता क्या है ना कहीं जब आप फंडामेंटल इन्वेस्टर होते हो, तो आप अगर कई सालों से बैठे हो एक स्टोरी के ऊपर, और वो प्ले आउट हो नहीं रही है, आप हो नहीं रही है, तो आपको फ्यूचर तो पता नहीं है कि अगले 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा। कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे या अभी छोड़ देते हैं। और फिर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सडन होती हैं कि फिर उसके बाद फिर आपको रिएक्शन का टाइम नहीं मिलता, राइट। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये स्टॉक वापस से एकदम से अर्निंग आई, तो विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स
₹60 से 350 हो गया, उस टाइम पे फिर ये लगेगा कि यार ये 60 से 350 ऑलरेडी 6x या 5x हो गया है, अब तो ऑलरेडी महंगा हो गया है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री करना बनता भी है या नहीं बनता है, राइट? फिर वो सब। अच्छा, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में एक चीज़ और होती है कि आप अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हो, आपको लगता है कि शायद यार मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या हुआ कि मैं ये सोच के कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, और मैं एग्जिट कर गया आफ्टर वेटिंग, एंड देन वो जो मेजर बूम आया मैं उसका पार्ट नहीं बन पाया। अच्छा, ये चीज़ में भी अगर मैं साथ में टेक्निकल एनालिसिस लेकर के चलता तो फिर मैं ये पूरी की पूरी राइड एंजॉय कर पाता, राइट? 60 की बजाय मैं 100 पे भी घुसता और 100 से भी 700 जाता, तो मेरे लिए मतलब ऑलरेडी इट वॉज अ 7x, राइट? मुझे पूरा का पूरा 60 से 700 जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा 12x की ज़रूरत नहीं है। अगर 10x भी मुझे मिलता है या 5x भी मिलता है तो भी मेरे लिए गुड इनफ है, राइट? तो यहाँ से फिर मैंने अपनी स्टाइल में चेंज किया कुछ टेक्निकल एनालिसिस में, डिमांड सप्लाई के हिसाब से कि भाई फंडामेंटली क्या नज़र आ रहा है, टेक्निकली क्या नज़र आ रहा है, और दोनों को कंबाइन करके कि कब एंट्री बनती है कब एंट्री नहीं बनती है, वो सब देखना शुरू किया। सिमिलरली ना एक चीज़ और हुई, एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी थी सीक्वेंट साइंटिफिक करके। ये जो कंपनी है ये जानवरों की दवाइयाँ बनाती थी, एपीआईज फॉर एनिमल फार्मा। यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ये स्टॉक मैंने ₹160 पे खरीदा था, 160 पे खरीदा, और करते 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 विद इन अ स्पैन ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम, आई थिंक अराउंड इस टाइम पे खरीदा था, अक्टूबर नवंबर पे। अपने चैनल पे वीडियो भी बनाया था इसके बारे में। तो 160 से बढ़ते बढ़ते 320 हो गया, तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड देन फिर सडनली उसके कुछ रिजल्ट्स आए सीक्वेंट साइंटिफिक। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन भी चल रही थी, ये जो कंपनी है ना अपने आप को सेल आउट कर रही थी टू अ प्राइवेट इक्विटी फर्म। तो यहाँ पे जैसे ही ये प्राइवेट इक्विटी फर्म को सेल आउट हुई तो रिजल्ट्स, जो पहला रिजल्ट आया आफ्टर द एक्विजिशन, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया, राइट? लेकिन मैनेजमेंट ने आके बोलना शुरू करा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 क्वार्टर थिंग है, हम थोड़ा क्लीन अप कर रहे हैं, वन ऑफ है, अगले क्वार्टर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यार मन में आने लगा कि ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा क्लोजली मैनेजमेंट को फॉलो करते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि शायद ये सच्ची बोल रहे होंगे कि भाई ऑब्वियसली बात है कि कोई नया ओनर आएगा तो कुछ ना कुछ प्रीवियस क्लीन अप करेगा, राइट? तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट थे, वो हमने क्लीन अप करे, वन ऑफ्स हैं, अगले क्वार्टर से सब सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। ये जब रिजल्ट आया है, हाँ, तो ये अराउंड इस वाले रिजल्ट की बात है, राइट? अराउंड दिसंबर के आसपास। और फिर उसके बाद आप देखो ये जो रिजल्ट खराब आया है 18 करोड़ से 9 करोड़ का, और फिर उसके बाद भले ही वो बोल रहे थे अगले क्वार्टर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर जून में देखोगे तो 15 करोड़ का लॉस, सितंबर में 4 करोड़ का लॉस। मतलब अगर इसकी हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी देखोगे आप ईयरली रिजल्ट्स में, तो दिस यूज टू डू वेरी गुड प्रॉफिट्स, 82 करोड़, 104 करोड़। और फिर जैसे ही एक्विजिशन हुआ, रिजल्ट खराब हुआ 45 करोड़, एंड देन फिर ये घाटे पे घाटा ही करे जा रही है। और वो हर क्वार्टर में कहे जा रहे हैं अगले एक क्वार्टर में हम सब सही कर देंगे, अगले एक क्वार्टर में सही कर देंगे, 15 करोड़ का घाटा, फिर 4 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर ये अचानक से आके 92 करोड़ का घाटा, और फिर घाटा करते करते अब फाइनली 2023 में वापस प्रॉफिटेबल हुई है ये कंपनी। बट माई पॉइंट इज़ कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में बहुत बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि वेटिंग इज अ, मतलब जैसे मैं पहले बोल रहा था ना वॉरेन बफेट की कोट की, द बेस्ट टाइम टू सेल इज फॉर नेवर, राइट? लेकिन इस बीच में हुआ क्या, इस बीच में ये 320 रुपए का जो शेयर था वो हो गया 60 रुपए का, राइट? हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि फंडामेंटली चीज़ें डिग्रेड नहीं हुई, फंडामेंटली भी चीज़ें खराब हुई हैं, एक्चुअली में रिजल्ट्स खराब हो गए। तो 104 करोड़ से 45 करोड़ के प्रॉफिट, फिर -122 करोड़, -30 करोड़, राइट? तो जो प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो लॉस मेकिंग कंपनी बन गई, और इस वजह से वो हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जो फॉल आया है वो इतना शार्प है, ये 310 रुपये से 160 रुपये हो गया इन अ मैटर ऑफ 3-4 मंथ्स, राइट? तो अगर कोई मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर रहा होता, राइट, और सोचता कि शायद अगले क्वार्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वेट कर लेता हूँ, राइट, या 2 क्वार्टर वेट कर लेता, क्योंकि 3-6 महीने एक वैल्यू इन्वेस्टर या फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए कोई इतने बड़ा टाइम तो नहीं है कि वो वेट नहीं कर सकता। तो बोलेगा ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, और इस बीच में तो उसका जो भी पूरा प्रॉफिट कमाया था पूरा निकल जाता। लेकिन जब ये टेक्नो फंडा लगाया साथ में, तो ये समझ में आया कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यूज़ करता था टेक्नो फंडा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली जैसे ही ये पहला गैप डाउन आया ना, वहीं पे मुझे समझ में आ गया कि भाई
इवन दो मैनेजमेंट कुछ भी बोल रहा है, यहाँ पे ना कुछ बहुत बुरा हो चुका है और ये पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न रिवर्सल आ गया और मैं 320 पे नहीं निकल पाया, लेकिन यहाँ पे 250 के आसपास, 260 के आसपास यहाँ पे जब निकला हूँ तो फिर भी मेरा कम से कम कैपिटल बच गया और मैं ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल गया, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से कुछ कुछ लर्निंग्स मैंने जो पिछली साइकिल में सीखी थी इस बार उन्हें अप्लाई किया, और साथ में पोर्टफोलियो एलोकेशन को भी डायनेमिक रखा कि जहाँ पे ट्रेंड मेरे फेवर में है, जहाँ पे मोमेंटम मेरे फेवर में है, जहाँ पर थीसिस मेरे फेवर में है, फंडामेंटली तो तीनों चीज़ें फेवर में होनी चाहिए। फंडामेंटली थीसिस मेरे फेवर में होने चाहिए, ट्रेंड फेवर में होने चाहिए, और बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि ट्रेंड तो फेवर में है लेकिन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। तो ये सब कुछ मेरे फेवर में है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बड़ा एलोकेशन रखना है, अदरवाइज छोटा एलोकेशन रखना है। तो ये काम आप अगर पोर्टफोलियो लेवल पे करोगे तो जो रिटर्न्स हैं वो इंडेक्स से बेटर आएंगे। तो मतलब मैं ये समझाऊँ कि आपकी लर्निंग्स ये थी कि जो फंडामेंटल थियोरी है वो सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट है, मतलब इन एडिशन टू दैट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में ऐड करें तो वो गलत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि टेक्निकल इज मोर लाइक कि एस्ट्रोलॉजी टाइप, यार ये बस ऐसा बोल रहे हैं कि बस ये लाइनें देख के बता देंगे कुछ, मतलब वी हैव टू कंबाइन दोस। नहीं, एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो कल्ट है ना वो ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई बोले कि भाई मैं चार्ट देखता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सेपरेटेड सा हो रखा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेट करते हैं ट्रेडर्स को कि भाई ये लोग तो पता नहीं क्या करते रहते हैं, और जो ट्रेडर्स हैं वो बोलते हैं कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है और हम लोग ही जो है बेस्ट रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि हम चर्न भले ही हमारा ज़्यादा हो लेकिन हम एटलीस्ट हमारा कंटिन्यूस प्रॉफिट्स रहते हैं, राइट। और हमें इतना ज़्यादा डाउनफॉल, इतनी ज़्यादा वो वॉलीटिलिटी भी नहीं झेलनी पड़ती, राइट। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ है नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है ये ज़्यादा अच्छा है। आपको ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ही लेना पड़ेगा अगर आप एक इन दोनों से बेटर करना चाहते हो, और वो है टेक्नो फंडा, जिसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस का ये समझ रहे हो कि भाई वैल्यू कितनी है स्टॉक में, कहाँ तक जा सकता है, और टेक्निकल एनालिसिस से आप ये ले रहे हो कि डिमांड और सप्लाई का डायनेमिक्स कैसा है, लिक्विडिटी का पोजीशन कैसा है, साथ में मार्केट का इंटरेस्ट है इस थीम में या फिर नहीं है, और बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े इन्वेस्टर्स ऑफलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली डिमांड सप्लाई का जो डायनेमिक्स है वो, बजाय ये कहने के कि भाई ये डेटा पॉइंट तो यूज़फुल ही नहीं है, एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि दिस इज़ एन एडिशनल डेटा पॉइंट जो कि आप साथ में कंबाइन करके एक और ज़्यादा ऑप्टिमाइज डिसीजन ले पा रहे हो, बजाय ये कहने के कि इस डेटा को तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। मैंने ये देखा है कि जितने भी कहीं ट्रेडर फ्रेंड्स हैं वो अलग ही सोचते हैं और फंडामेंटल तो बहुत ही नेगेटिव मानते हैं, बट आपका जो थ्योरी मुझे लगी वो ऐसे कि दोनों सब्जेक्ट आपने एक साथ ही देखे, रादर देन सेइंग कि मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, या फिर मैं मेडिकल वाला हूँ तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। आपने बोला आई विल टेक बोथ +1 में तो एंड आई विल स्टडी बोथ एंड आई विल सी कि व्हाट हैपेंस। या ये काइंड ऑफ। शुभम, जैसे भी आपका 20 CR का पोर्टफोलियो है तो उसमें से कितना पार्ट जो है वो इक्विटी में है, उसके आपने शेयर्स खरीदे, और कितना पार्ट डेट में है? बिल्कुल, तो अभी तो ऑलमोस्ट 90% इक्विटी और 10% डेट है। तो मोस्टली आप देखोगे लोग कहते हैं 60-40 फॉलो करो, राइट। बोलते हैं कि 60 है, या फिर काफ़ी बार ना अगर आप बहुत सारे जो फाइनेंशियल गुरुज कह लो उनसे बात करते हो तो वो बोलते हैं कि आप ना 100 में से अपनी एज माइनस कर दो। वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन वो बोला जाता है कि अगर आप 30 ईयर्स के हो तो 100 - 30 कर दो, तो 70% इक्विटी 30% डेट, या अगर आप 60 ईयर्स के हो तो 100 में से 60 माइनस कर दो तो 40% इक्विटी और 60% डेट। इस तरीके से आपको करना चाहिए आइडियली, बट अब वो एक्सपोजर म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर ETFs के थ्रू हो, जैसे भी हो। मतलब इससे तो मेरे को लग रहा है इसको मतलब बहुत ज़्यादा करेज चाहिए कि 90% अगर मैं इमेजिन करूँ किसी की 1 लाख सैलरी है वो 90,000 रुपये इसमें लगा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा करेज चाहिए और बहुत ज़्यादा स्किल सेट भी चाहिए ये चीज़ को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मैं स्पेशल हूँ कि 90% इक्विटी पे कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा आइडियल इक्विटी एलोकेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए 100% इक्विटी, और खाली बस थोड़ा सा लिक्विड फंड, मतलब इतना लिक्विड कि बस खाली आपका रोज का खर्चा चले, दैट्स ऑल, राइट। अब आप बोलोगे कि भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, राइट। लेकिन ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो एक्चुअली इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैं ये करना चाहता था कि मुझे 100% इक्विटी में डालना है, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा फोड़ू बंदा हूँ और मैं सबको पीछे छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर आप तो मुझे पर्सनली भी जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा फट्टू टाइप का हूँ वैसे तो। ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया तो।
राइट. तो आई एम नॉट अ गुड रिस्क टेकर टू बी ऑनेस्ट. लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यार मैं ना अमेजोन में जॉब करता था. नहीं तो अमेजोन में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, राइट, बेसिक प्रिंसिपल्स. तो वो हर बंदे को ना पहले दिन जाते ही वो बेसिक प्रिंसिपल्स का पार्ट पढ़ाया जाता है. वो जैसे आपने वो मोहब्बत पिक्चर में देखा होगा ना, राइट, अनुशासन, प्रतिष्ठा, राइट. हाँ, तो सिमिलर. तो अमेजोन का कल्चर बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि एकदम डिफरेंट है काफ़ी कंपनी से. ऐसा नहीं है कि काफ़ी कंपनीज में कल्चर नहीं होता. अमेजोन का एक अपना डीएनए है. वो डीएनए ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज़ में आ जाता है जब वो वहाँ पे काम करते हैं. और वो एक उसका बेसिक प्रिंसिपल था वर्किंग बैकवर्ड्स. वो शुरू में बताया जाता था. और काफ़ी बार कंपनीज में होता है वो अप्लाई नहीं होता, कि बस बोल देते हैं कि है, लेकिन एक्चुअली में तो घपले चल रहे हैं या जो भी मन में आ रहा है वो चल रहा है, पॉलिटिक्स बाजी चल रही है, राइट. वहाँ पे ऐसा नहीं था. वहाँ पे वो प्रिंसिपल्स को इतना, वो जो ग्रेडिंग होती थी ना, मतलब आपकी फाइनली वो ग्रेडिंग बजाय काम के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होती थी कि आपने अपने काम्स में उन प्रिंसिपल को फॉलो किया या नहीं किया, राइट. तो वर्किंग बैकवर्ड एक प्रिंसिपल था. वो ये कहता था कि भाई अच्छा, आपको अगर कुछ चेंज करना है, लोग बोलते हैं कि जैसे आप आज 100 पे हो और आपको लेट्स से अच्छे रिटर्न चाहिए, आप बोलोगे यार मैं ना कुछ गड़बड़ है, मैं 10% चेंज कर देता हूँ या 5% इंक्रीमेंटली अपने प्रोसेस में चेंज कर देता हूँ, राइट. वर्किंग बैकवर्ड ये बोलता है कि आपको 100 से 200 जाना है, तो बजाय ये बोल के कि मैं 5% 10% चेंज करता हूँ, आपने एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे 200 पे जाना है, और उस 200 के लिए वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आप प्री प्लान कर रहे हो कि 200 पे पहुंचने के लिए पहले दिन कहाँ पे पहुंचना है. आज 130 पे पहुंचना है, फिर नेक्स्ट ईयर 160 पे पहुंचना है, फिर 200 पे पहुंचना है, जो भी है, राइट. अपने काम को उस तरीके से एडजस्ट कर रहे हो कि उस गोल पे पहुंच पाओ, बजाय डे टू डे प्लान बनाने के कि कल का क्या करना है, राइट. तो मेरा जो गोल था जॉब छोड़ने के बाद, वो सबसे पहला गोल ये था कि मुझे 100 CR करना है बाय 2030. ऑनेस्टली बताऊँ, एक शीट है बड़ी गंदी सी है, हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा पीपीटी और इन सब में बहुत ही ख़राब हूँ, तो मैं ज़्यादा फैंसी काम नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा ही काम करता हूँ. तो मैंने एक गूगल शीट बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ. ये मैंने 2020 में बनाई थी जॉब छोड़ने के बाद, और वो शीट कुछ ऐसी दिखती थी. उसमें ऊपर लिखा था मैंने कि 100 CR गोल, 100 CR बाय 2030, राइट. टाइम ड्यूरेशन 8 years, कैगर रिक्वायर्ड 30%, राइट. तो बेसिकली इसमें आप देखोगे, इसमें 5.5, इसमें मेरा गोल था कि भाई 2030 तक 100 CR पे पहुंचना है. तो मोटा मोटा टैक्स वैक्स भरने के बाद ना मुझे 30% से ज़्यादा का केगर चाहिए था, वरना पॉसिबल नहीं है. आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता था, 2020 में आप फाइनेंशियली फ्री हो गए थे विद द पोर्टफोलियो ऑफ 5.5 CR. या तो 5.5 CR के पोर्टफोलियो में मैंने जॉब छोड़ी थी 2020 में. तो ये मैंने शीट बनाई, इसमें मैंने कहा यार 5.5 से अगले साल 8 पहुंचना है, फिर उसके बाद 12, 15.6. हालांकि वो कभी भी लीनियर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो इसी तरीके से पहुंचेगा. वो ऐसा हो सकता है एकदम से बहुत सडन जंप आ जाए और फिर अगले साल कुछ भी ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप मार्केट पे डिपेंडेंट हो, राइट. तो लीनियर, लेकिन ये मैंने शीट लीनियर बनाई थी, और इस हिसाब से मैं सोच रहा था कि 2030 तक फाइनली मैं 97.81 यानी कि ऑलमोस्ट 100 के आसपास पहुंच जाऊंगा. अब इसमें मुझे ये सोचना था कि यार वो क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस चीज़ में मुझे रोक सकती हैं, राइट. तो मैंने सोचना शुरू किया. मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम ये समझ में आई कि यार जो आप बोल रहे थे ना कि इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहाँ से आई, मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम ये समझ में आई कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी नहीं मेरे अंदर. जॉब मैंने छोड़ दिया है, अब मैं जो पोर्टफोलियो को ग्रो करना है, अब मैं पहले दिन जा करके सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दूं और अचानक से क्रैश आ जाए, राइट. तो मेरा तो पूरा पूरा प्लान ही चौपट हो गया, राइट. वो तो मैं कर नहीं सकता. तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ तो सेफ सा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते. और अभी उस टाइम मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो इंडियन मार्केट में मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था. मुझे ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी. मैं हार्डली 30% एलोकेशन पे काम कर रहा था, राइट. वो 30% एलोकेशन में भी मेजॉरिटी पोर्शन जो था वो यूएस की मार्केट में था, वो भी मेरे अमेजोन के स्टॉक्स थे, राइट. नेक्स्ट ईयर थोड़े थोड़े पैसे, और मैंने किया क्या, मैंने सारी की सारी एफडीज करा दी. मतलब कि अगले 4 सालों के लिए एक एफडी हर साल, मतलब मल्टीपल एफडीज, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल रिडीम हो रहा है. क्योंकि मुझे पता था कि आई एम नॉट अ पर्सन जो सडन जर्की स्टेप्स ले पाए,
राइट. आई एम अ पर्सन हु गोज वेरी ग्रेजुअली, राइट. अगर मुझे कुछ काम करना है तो ग्रेजुअली हो सकता है वो. तो मैंने पहले, अच्छा वो 2021 में कुछ फंड्स आए, एफडी खत्म हुई. 2022 में कुछ फंड्स आए, 1 साल की एफडी, फिर 2 साल की एफडी, फिर 3 साल की एफडी, उसी तरीके से चल रही थी. जी जब बाय द एंड ऑफ 2020 मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया तो वो 30% एलोकेशन पे भी ठीक ठाक रिटर्न बन गए. पोर्टफोलियो लेवल पे मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा था इस शीट के हिसाब से, पर मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मुझे लग रहा था कि एक तो मार्केट सपोर्टिव थी, वो तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज में जो थीसिस सोची थी वो भी प्ले आउट हो रही थी. और इंडियन मार्केट में मैं धीरे धीरे ज़्यादा कंपनीज को जानना शुरू कर रहा था, क्योंकि पहले मुझे इंडियन मार्केट की कंपनीज का भी बहुत कम आइडिया था. खाली Right. बड़ी कंपनीज का आइडिया था, छोटी कंपनीज का आइडिया नहीं था. और मोटा पैसा तो छोटी में बनता है. तो मैंने फिर बीच में एफडीआई तोड़ाना शुरू कर दी. मैंने बोला तोड़ो यार इसे, पेनल्टी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मार्केट में डालना है. बाय द एंड ऑफ ईयर 2 ऑलमोस्ट 50% हो गया. बाय द ईयर 3 ऑलमोस्ट 75% हो गया. अब मोर देन 90% हो गया. आइडियली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुड बी ऑलमोस्ट 95-98% होना चाहिए आइडियली. लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है, और अभी मैं उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैसे एलोकेशन पे खेलना भी नहीं चाह रहा. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिक जा रहा है और कैश आ जा रहा है, और फिर मैं वापस डिप्लॉय नहीं कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी. वो इस वजह से है वो 90, अदरवाइज इट वुड हैव बीन मच मोर, जी राइट. सो करेज की जैसे आप बात बोल रहे थे, तो उसका वो है आंसर. लेकिन मैंने मेनली ना 4 प्रॉब्लम्स तो मुझे समझ में आई. पहला तो मुझे समझ में आया कि तो अगर मैं 100 CR बोल रहा हूँ तो वो कैसे पॉसिबल है अगर मैं 30% रिटर्न नहीं बना रहा, और 30% रिटर्न कैसे पॉसिबल है अगर मैं 100% इक्विटी में नहीं खेल रहा. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 50% 50-50 करूँगा, 50% इक्विटी में रखूँगा और 50% एफडी करा दूंगा या लैंड में डाल दूंगा, राइट. तो एक तरीके से मैं पहले ही अपने प्रिंसिपल को ही वायलेट कर रहा हूँ ना. वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आधे पोर्टफोलियो पे तो आप 6% 7% रिटर्न कमा रहे हो, तो क्या बाकी पोर्टफोलियो पे क्या 60% 70% पर ईयर कमाओगे क्या, राइट. बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत एक्सट्रीमली हार्ड. तो उसको मैंने सॉल्व किया. दूसरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि एक पोर्टफोलियो में ना हर तरीके के स्टॉक्स होते हैं. अगर आप देखोगे मैं प्राइमरली ग्रोथ और साइक्लिकल स्टॉक एक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करता हूँ. तो साइक्लिकल स्टॉक्स का मतलब वो है ना कि ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर साइकिल्स आती हैं, यानी अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आते हैं, फिर 2-3 साल बहुत ज़्यादा खराब आता है, तो इस तरीके के स्टॉक्स में. और तीसरा अभी मैंने एक नया शुरू किया है, स्पेशल सिचुएशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. लेकिन ये 3 कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करता था. तो मुझे ये समझ में आया यार मुझे 30% रिटर्न चाहिए पर ईयर पोर्टफोलियो लेवल पे. अब अगर मेरी कोई भी एक कंपनी पोर्टफोलियो में 30% से कम ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर हम लीनियर भी टर्म्स में सोचे कि 30% से कम ग्रोथ है, तो वो 30% से कम उसका स्टॉक बढ़ेगा, राइट. एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में जितनी कंपनीज हैं वो सारी 30% प्लस से ग्रो करनी चाहिए, जी वरना जो मेरा गोल है वो पॉसिबल नहीं है, राइट. तो दूसरा मैंने प्रिंसिपल ये अपनाया कि भाई पूरे पोर्टफोलियो को रिवैम्प करो. जहां पे भी ग्रोथ 10% 15% वाली है ना, या फिर ये टर्न अराउंड वाली स्टोरीज हैं, सब आउट करो, चाहिए ही नहीं, राइट. मिनिमम 40-50% 60% ग्रोथ, जो एकदम तोड़ फोड़ ग्रोथ आ रही है जहां पर, सिर्फ वही कंपनीज रखो. उनमें कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, तो ना आप आके 30% पे आ पाओगे, राइट. जी और फाइनली कुछ और मैंने चेंजेस करे. तीसरा पॉइंट मैंने ये सोचा यार, अब बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया उन सेक्टर्स में. आज की डेट में अगर आप बात करो जैसे इंफ्रा, तो मैं लास्ट ईयर मैंने ट्वीट किया था एक, जिसपे मैंने ये ट्वीट किया था, इनफैक्ट मैंने एग्जैक्टली यही लिखा था. मैंने ये लिखा था कि बेसिकली नेक्स्ट ईयर द थीम विल बी इंफ्रा, क्योंकि गवर्नमेंट ना इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही थी. बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, राइट. और समझ में आ रहा था, लेकिन आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंफ्रा कंपनीज में जा करके रैंडमली पैसे डालो, क्योंकि गवर्नमेंट्स के साथ डील करती हैं, पैसा फंसता भी बहुत है इनका. जी अगर आज 100 रुपये की सेल करी, 2 साल बाद पैसे आ रहे हैं, पैसा फंसा है, बैंक पर लोन चल रहा है, इधर तो लोन की किस्त जाए जा रही है, यहाँ से सरकार पैसा नहीं दे रही. हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम्स बहुत होती थी, राइट. अब वो काफ़ी ज़्यादा हालांकि स्ट्रीमलाइन हो गई हैं. तो मैंने ट्वीट ये किया था कि भाई नेक्स्ट ईयर इंफ्रा कंपनीज विल डू वेरी वेल, द ओनली प्रॉब्लम इज आई हैव नो एक्सपीरियंस एंड नो कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन इंफ्रा. ये आपने लिखा था? मैंने यही लिखा था, एग्जैक्टली यही लिखा था ट्वीट में. एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, बट मोर और लेस सेंस यही था, राइट. तो फिर तीसरा पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि यार अगर
एक्चुअली में 30, क्योंकि होता क्या है मार्केट्स में ना सेक्टर रोटेशन होता है। सेक्टर रोटेशन का मतलब ये है कि अगर मानो कि भाई कोविड के टाइम पे फार्मा चल गया बहुत ही ज़्यादा, राइट, तो 1-2 साल में फार्मा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, राइट, और कहीं ना कहीं ग्रोथ स्लो डाउन हुई तो अगले 2 साल फार्मा में पैसा नहीं बनेगा। तो वही हुआ 2020-2021 में फार्मा में जम के पैसा बना, 2022-23 में फार्मा में लुटिया डूब गई, पैसा ही नहीं बना किसी का, राइट। तो अगर मैं ये अपना बोलूँ कि मैं तो सिर्फ फार्मा एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं सिर्फ फार्मा में पैसा डालता हूँ, तो फिर मैं 30% कैगर पे कैसे पहुंचूंगा? क्योंकि मेरे को तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा पोर्टफोलियो उस सेक्टर में होना चाहिए जो आज चल रहा है, राइट, या जो अब चलेगा, जी जो चलना शुरू हुआ है। तो फिर मुझे समझ में आया भाई अकेले काम हो नहीं सकता। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं सब में एक्सपर्ट बन जाऊं, और ये किसी भी फील्ड की बात है, आप अगर कोई स्टार्टअप भी कर रहे हो तो आप ये बोले मैं मार्केटिंग भी कर लूंगा, मैं सेल्स भी कर लूंगा, मैं हायरिंग भी कर लूंगा, मैं सही बात। प्रोडक्ट भी बना लूंगा बेस्ट, और मैं सब काम कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको टीम ही चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि भाई मुझे समझ में आया कि मैं अगर अच्छा नेटवर्क नहीं बना रहा, मतलब एटलीस्ट कुछ फार्मा के एक्सपर्ट्स हों, कुछ इंफ्रा के एक्सपर्ट्स हों जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसे लोगों के साथ वो चाहिए। इसको मैंने इसीलिए इन प्रोग्रेस डाला है क्योंकि अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं हर बंदे को नहीं, मतलब वो मेरे पास ऐसे रिलेशंस नहीं है जहाँ पे मैं कल उठा करके फ़ोन कर दूं भाई क्या लग रहा है, भाई क्या लग रहा है राइट। तो मगर वैसा आपकी मैंने ये नोटिस किया कि आपका बड़ा ग्रुप्स काफ़ी है इन्वेस्टर्स का, जो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि ये नहीं भाई नहीं ये नहीं पढ़ो। नहीं, तो इनफैक्ट अकेले ये काम करना मतलब डबल हार्ड नहीं है, 10 गुना हार्ड है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप अकेले कर रहे हो और खासकर टेक्नो मतलब फंडामेंटल्स कर रहे हो, अगर खाली ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप अकेले करो, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आपको चार्ट ही देखने हैं, आप रोज के 5,000 चार्ट है ना, उनमें से जो हाईएस्ट मोमेंटम चार्ट है उठा के देख सकते हो, जो भी है 100-200 चार्ट एक दिन में देखना इतना बड़ी बात नहीं है, मे भी 1-2 घंटे भी लगेंगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आपको जो अमाउंट ऑफ स्टडी चाहिए वो बहुत ज़्यादा डीप चाहिए और बहुत ज़्यादा वाइड भी चाहिए, राइट, डीप एंड वाइड बोथ। तो उस केस में दोनों चीज़ें साथ में करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, राइट। या तो आप विड्थ का वेट मतलब उसकी विड्थ कवर कर सकते हो और थोड़ा शैलो हो सकते हो, या तो आप कुछ सेक्टर में जाके डीप कर सकते हो। आप Yep. बोलोगे भाई मेरे को डेप्थ भी चाहिए और मुझे ब्रेड्थ भी चाहिए, हाँ। तो फिर बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए वो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, और इसी वजह से लोग खुद से नेटवर्क करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं भाई हमसे बातें करो, हम बताते हैं, हमें तुम हम ये बताएंगे तुम, और बहुत ग्रुप्स हैं, सब कुछ है, तो वो अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी फाइनली चौथा मुझे एक मेजर प्रॉब्लम समझ में आई, वो ये थी कि भाई मैं ना बहुत ज़्यादा अपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड था अपनी एक्स एम्प्लॉयर के साथ, जो कि एक बड़ा रिस्क हो सकता था, जिसकी वजह से अगर ये अमेजोन का मेरे जो RSUs थे वो काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू दी ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो अगर मुझे समझ में आया कि अगर ये रहा और किसी दिन अमेजोन का स्टॉक गिर गया तो फिर तो मेरा बेड़ा गर्क होना ही होना है, और वो एक्चुअली में हुआ भी। इस बीच में क्या हुआ कि 2022 में, इनफैक्ट मैं इसका चार्ट ही खोल लेता हूँ, तो 2020 से लेकर के 2022 तक तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 83 रुपीज से बढ़ के 180 का हो गया, राइट। लेकिन वो 180 से लेकर के ऑलमोस्ट वापस 80 का हो गया इन दिसंबर 2022। बेसिकली जब ये बढ़ रहा था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कोविड के बाद IT का एकदम से बूम आया, सारे के सारे अमेजोन, हर कोई अमेजोन पे ऑर्डर कर रहा था, AWS भी यूज़ हो रहा था क्योंकि बाकी वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था। अच्छा, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम और ये सब खत्म हो गया, बैक टू ऑफिस शुरू हो गया। अमेजॉन बीइंग अ गुड कंपनी, मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बैठे रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कंपनी तो अच्छा ही कर रही है, आगे भी अच्छा ही करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो करेगी, लेकिन बीच में कुछ फेजेस आते हैं जिसे हम बोलते हैं ना साइकिल्स। अब इसमें एक साइकिल आई जिसमें हुआ क्या कि इन्होंने ओवर हायरिंग कर ली IT वालों को। आपको पता होगा IT में क्या हुआ, सब लोगों ने, आप भी जब हायरिंग कर रहे थे आप भी बता रहे थे, राइट, कि हायरिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इन लोगों ने भर भर के हायरिंग करी, और ये सिर्फ इसने नहीं, पूरी इंडस्ट्री की बात है, और पैकेज भी भर भर के दिए। बल्कि इनफैक्ट स्टार्टअप्स को तो मतलब कि लोग नहीं मिल रहे थे, ऐसा हाल हो गया था, राइट। तो जब डिमांड खत्म हुई तो फिर सैलरियाँ तो सबकी देनी है, वर्क फ्रॉम होम है, इस चक्कर में वेयर हाउस खोल डाले, इतने सारे सॉर्ट सेंटर खोल डाले, जिसमें कि सारी ज़िंदगी सब लोग अमेजोन से ही ऑर्डर करेंगे और कोई फिजिकल मार्केट में तो जाने वाला ही नहीं है। अब वो वापस जैसे से ट्रेंड खत्म हुआ, इन्हें रियलाइज़ हुआ भाई ये क्या कर दिया, कैपेसिटी तो यूज़ ही नहीं हो रही, इतने वेयर हाउस बनाए थे अब तो खाली पड़े हैं, करें क्या, राइट।
फिर अभी पिछले 1.5-2 सालों से उनका क्लीन अप कर रहे हैं। इस बीच में वो स्टॉक 180 का वापस 80 हो गया, राइट। पोर्टफोलियो पे मेजर डेंट आ गया। हालांकि पोर्टफोलियो ओवरऑल इंडिया वाला बहुत अच्छा कर रहा था, तो ओवरऑल लेवल पे ठीक कर रहा था। बट मैंने कहा भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो 80 रुपये पे तो $80 पे तो बेचने का सेंस ही नहीं बनाता, हम्म, क्योंकि जब 180 पे पिछले साल नहीं बेचा तो अब 80 पे कैसे बेच दोगे। अब तो टाइम है कि इसे डबल करना चाहिए पोजीशन को, क्योंकि मतलब मैं तो फॉलो करता हूँ भाई, मेरी बिगेस्ट होल्डिंग है, मैं सारी कॉन्फ्रेंस कॉल भी सुनता हूँ, सब सुनता हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा था कि 6-8 महीने की बात है, ये वापस रिवाइव कर जाएंगे, क्योंकि वापस से ये लोग अपने कुछ कुछ फैसिलिटीज़ की तो लीज ख़त्म कर रहे हैं, ऑफिस की लीजेस ख़त्म कर रहे हैं। अब दोस्त हैं बहुत सारे अमेजोन में, उनसे बात हो रही थी, तो कॉस्ट कटिंग ऐसी भयंकर चल रही थी, लोगों की फायरिंग तो सभी जगह चल रही थी। इन लोगों ने तो ऐसा कर दिया था भाई, सैलरी तुम्हारी बढ़ाएंगे ही नहीं, करते रहो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कोई सैलरी नहीं बढ़ने वाली तुम्हारी, ठीक है, ऑलरेडी ओवर पेड हो तुम लोग। राइट। तुम्हारी टीम, आधी टीम्स जो प्रॉफिटेबल नहीं आए, तुम तो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, चलो हटो, टीम ही डिसॉल्व हो गई। पूरी कंपनी में यही चल रहा था, कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग, राइट। और आज की डेट में एआई एआई एआई, राइट, सभी का यही हाल है। उस टाइम पे सबका यही हाल था, कॉस्ट कटिंग। अब पूरी थीम ही है एआई एआई एआई। तो ये समझ में आया भाई, ये तो प्रॉफिट कमाने वाले हैं बम्पर अगले साल, क्योंकि इतनी कॉस्ट कटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। भले ही वो सडन जंप हो और सस्टेन ना कर पाए, लेकिन प्रॉफिट में तो आएगा कॉस्ट कटिंग की वजह से। तो वही हुआ इस बार, इन्होंने आई थिंक $40 बिलियन के प्रॉफिट कमाए ऑलमोस्ट। कैश फ्लो के टर्म्स में अगर मतलब सोचोगे तो मोर देन आई थिंक 60-70 बिलियन इस ईयर कैश फ्लो करने वाले हैं। बिलियन विद अ बी, डॉलर। and almost 8,000 crore into 60, 6 is the 48 और Yeah. मार जीरो 4 जीरो आगे और लगा लो। लाख 80,000 करोड़ हाँ, नहीं 4,80,000 करोड़ ला हाँ पता नहीं कर लेना जितना भी, जो भी मतलब जितनी कई भी लाखों करोड़ प्रॉफिट कमाया। तो शेयर वापस आ गया 180 का। तो अब मैंने बोला भाई अब ठीक है, आई थिंक नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमेजोन से जो रिटर्न आएगा उससे बेटर नाउ आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इन इंडिया। तो फाइनली इसे सेल आउट कर दिया, और मतलब अभी भी है बट अब काफ़ी एक रीजनेबल एलोकेशन है, और बहुत बड़ी रिसेंटली हमने एलोकेशन। घर भी लिया कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता था। अगर आपकी ऑडियंस को मुझे लगता है बहुत यूज़फुल होगा, तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया है। तो इसमें क्या होता है कि एक रूल होता है सेक्शन 54F। ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, लेकिन बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो और आप वो पैसा, यानी कि मानो आपने स्टॉक बेचा और उस पैसे का घर खरीद लो, ठीक है, तो आपका कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, आपका पैसा, आपका कोई टैक्स नहीं जाता। और वो 1 साल के अंदर अंदर खरीदना पड़ेगा। नहीं, उसमें एक्चुअली रूल है, अगर आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो 3 साल का टाइम मिलेगा, जी और अगर आप रेडीमेड खरीद रहे हो तो 1 साल का टाइम मिलेगा। अंडरस्टूड। और कई लोग ऐसा भी करते हैं लोन लेके आई थिंक उसको ट्रैक नहीं, मतलब वो ट्रैक नहीं रखते। हाँ हाँ हाँ, मतलब जरूरी नहीं है ऐसे मनी टू मनी ट्रेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने बेचा है यही का यही पैसा लगाना है, आप इस पैसे को वापस मार्केट में लगा दो। मेरा एक दोस्त है, उसने घर खरीदा, मैंने उसे बोला भाई, अच्छा इसमें ना रेट्रोस्पेक्टिव भी होता है, मतलब कि ये अगर आपने इस साल घर खरीद लिया है, ऑलरेडी खरीद लिया है, ठीक है, आप विद इन नेक्स्ट 1 ईयर घर खरीदने के बाद आपका कोई कैपिटल गेन आता है, तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हो अपने खरीदे हुए पिछले घर से, बट ये काम विद इन 1 ईयर होना चाहिए। मतलब जो मैं समझाऊँ कि मान लीजिए मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और फिर वो मैं अपने लेट से मैंने बैंक एफडी बना दी और फिर मैंने लोन पे घर ले लिया। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। और मैं बोलूँगा बिल्कुल। कि हाँ, तो अगर आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आपने बैंक लोन ले लिया 1 करोड़ का, उससे घर बना लिया, इस 1 करोड़ को वापस मार्केट में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस आपको वैसे भी घर खरीदना था और आपने घर खरीद लिया, राइट, आपने घर खरीद लिया, एंड देन आपको ये रियलाइज हुआ कि यार मेरे तो अमेजोन के, मेरे तो एम्प्लॉयर के स्टॉक पड़े हैं जो मैं पिछले 10 साल से आज तक नहीं बेचा, राइट, अब कभी ना कभी तो मैं उसे बेचूंगा, तो मुझे टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं उसे डेफर कर सकता हूँ, खत्म नहीं कर सकता, राइट, तो मैं आपको बोलूंगा आप उस स्टॉक को वापस बेच दो और मार्केट से वापस खरीद लो। मतलब ठीक है? बेचो उसको गेन दिखा के एडजस्ट करवा के फिर खरीद लो। हाँ, विद इन द सेम डे कर लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक अकाउंट से खरीदो, दूसरे अकाउंट से खरीद लो, एक से बेचो, दूसरे से खरीद लो। मतलब ये है कि आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना है, नहीं कि आपकी वो ट्रांजैक्शन हो गई कि भाई मैंने कैपिटल गेन बुक कर लिया, तो आप
घर पहले खरीदा हुआ है, आपने स्टॉक बेचे भी नहीं, एक्चुअली में बेचे भी नहीं, क्योंकि वो स्टॉक आपने वापस से भी खरीद लिए, राइट। लेकिन आपका जितना भी नेट प्रॉफिट था वो अब टैक्स फ्री हो चुका है, क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि मैंने उससे घर खरीद लिया था पिछले एंड साल। दिस इज ऑल लीगल। दिस ऑल लीगल, यस, दिस ऑल लीगल। मुझे भी नहीं पता था कुछ भी, मतलब वो जब करना शुरू करा तो एक भाई ने बोला आकर के, भाई मैंने तो घर खरीदा इस तरीके से खरीदा और ये होता है। ये भी होता है, देखे। इतने वाला था, इतने करोड़। मैं तो भरने वाला था टैक्स। वाह, शुभम, बहुत से लोग बोलते हैं कि चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट करो, आप विजुलाइज करो तो वो अचीव हो जाती है। क्या आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो कि एग्जैक्टली वो क्या है, कि आप हम भी मैनिफेस्ट कर पाए? श्योर, मतलब ठीक है, मेरे एक्चुअली एक अकाउंट नहीं है, मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको भी मतलब आइडिया लग जाए। तो ये सबसे पहला अकाउंट है, मेरी वाइफ के नाम पे है, एक अकाउंट मेरे नाम पे है, एक मेरी मदर के नाम पे है, और एक और अकाउंट भी है जो यूएस में है, जिसमें मैं बेसिकली प्राइमरली अमेज़ॉन के शेयर्स हैं उसमें, और कुछ है नहीं। तो ये मेरी वाइफ का अकाउंट है, इसमें आप मैं पीएनएल दिखाता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 4.5 CR है, बट आई थिंक अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरली मैंने लास्ट ईयर ही अकाउंट खुलवाया, तो आपको जैसे मैं कॉन्फिडेंस वाली बात कर रहा था ना, तो वो धीरे धीरे ही आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2022 से पहले इसमें हार्डली 13 lakhs की इक्विटी थी, मतलब, लेकिन इनफैक्ट उससे भी कम थी, 13-14 लाख ही था। एंड ये 13 लाख से करते 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 अभी ऑलमोस्ट 4.5 CR पे पहुंचा है वही। लास्ट ऑलमोस्ट 2 सालों में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिटर्न से ही हुआ है, वो 13 लाख से मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इतना पहुंचा दिया बाय द गेन्स। इसमें जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारी एफडीज थी जो मैंने धीरे धीरे डालना शुरू करी हैं ओवर टाइम, पिछले 2-3 सालों में मार्केट में डाला है, लेकिन फिर भी अच्छे गेन्स आए हैं इसमें। तो इसको मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ इसमें, एक्चुअली में इस साल पिछले साल कैसे गेन्स आए हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक इस साल का मतलब है कि अप्रैल से लेके अभी तक 54 lakhs का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, 61 lakhs का अनबुकड है, तो ऑलमोस्ट 1 CR इस साल हो गया है। लास्ट ईयर का, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में, एंड दिस इज़ वन अकाउंट, इसमें मतलब और अकाउंट्स भी हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक ऑलमोस्ट इस वाले अकाउंट में 61 lakhs बुक किया था, लेकिन इसमें उस टाइम पे अमाउंट भी कम था कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें फंड्स ही कम थे, बट अनरियलाइज्ड मतलब इट वाज गुड। इसको इस अकाउंट में उससे पिछले साल भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा बहुत ही कम गेन्स होंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम था उससे पिछले साल। बट लेट्स सी, हार्डली 94,000 है। सो ये एक अकाउंट है। सिमिलरली बाकी अकाउंट्स में भी आई थिंक सिमिलर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे वो फंडिंग भी रिसेंट टाइम्स में ही हुई है। तो जैसे मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ, तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है, मेरे नाम पे है। इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो 2020 में, जैसे मैं बता रहा था कि शुरू में बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, तो हार्डली फंड्स भी आप देखोगे तो 13-14 लाख के फंड्स थे 2020 में। अभी वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आई थिंक ऑलमोस्ट 6 CR के हो गए हैं इस वाले अकाउंट में। तो इसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कुछ गेन्स हैं, इसमें भी बीच बीच में मैंने फंड करे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अमाउंट डाला है, बट इसमें मतलब अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं इस वाले अकाउंट में भी। तो मैं सीधा पीएनएल ही दिखा देता हूँ आपको। करंट फाइनेंशियल ईयर में थिंक ऑलमोस्ट 38 lakhs के बुक्ड प्रॉफिट्स हैं, ऑलमोस्ट 81 lakhs के अनबुक्ड प्रॉफिट्स हैं। लास्ट ईयर भी वाज गुड इन दिस वन। अच्छा, लास्ट ईयर एक्चुअली बुक नहीं किए थे ज़्यादा, तो प्राइमरली ये पूरा अनरियलाइज्ड में आ रहा है। मतलब बट सिमिलरली आई थिंक इसमें भी दिस हैज़ बीन अ डिसेंट ईयर, लास्ट ईयर, दिस ईयर, उससे पिछले साल, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर आप ये देखोगे कि ऐसे इसमें देखोगे ना, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रेड्स और ग्रीन्स आपको इसमें दिखाता है, राइट, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप रेड होती हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हो गए, राइट। लेकिन आई पर्सनली लाइक जब बहुत सारे डीप रेड्स होते हैं। अब कोई थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, तो आपको लगेगा कि भाई ऐसे कि बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे तो किसको पसंद आएगा, राइट।
लेकिन अगर बहुत सारे रेड्स दिखते हैं विद अ वेरी गुड अनरियलाइज्ड गेन, आई पर्सनली लाइक इट। वो इसलिए क्योंकि जैसे आपको मैं एक एनालॉजी देता हूँ, जैसे अगर आप एक घर देखते हो, राइट, एक घर में हर जगह कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, राइट, तो एक वो अजीब सी फीलिंग आती है, राइट, आपको लगता है कि घर में रहने लायक नहीं है, राइट। हाँ। तो मैं अपने पोर्टफोलियो को भी, मतलब इन जनरल मैं सबको बोलूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को ना एक घर की तरह समझो, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में, मतलब कि आपकी एक्टिव पोजीशंस में बहुत ज़्यादा डीप रेड्स हैं, देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट टेकिंग टाइमली एक्शंस। आप मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बस लॉस हुआ जाके बेच दिया, मतलब थोड़ा बहुत लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक चीज़ ख़राब है और उसे सड़ने ही दे रहे हो, उसे सड़ने ही दे रहे हो, वो आपके पोर्टफोलियो में ये बता रहा है कि बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ ख़राब थी एंड यू डिड नॉट टेक अ टाइमली एक्शन, राइट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें जो डीपेस्ट रेड होगा ना, उधर वही। 37,000 का है, आपको दिख रहा है? ये भले ही दिखा बहुत ही, पता नहीं आपको शायद आई थिंक दिख रहा है या परसेंटेज नहीं। की टर्म में ये दिख रहा है, आई थिंक परसेंटेज की टर्म में ज़्यादा होगा रुको एक मिनट, रुको, नहीं ऑफ मैं द आपको इन्वेस्टेड। दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। आपको अब दिख रहा है, मैंने जी, होवर किया है, हाँ जी जी दिख रहा है, राइट। 37,402 रुपीज़। हाँ, जबकि आप देखोगे तो इसमें ये डीपेस्ट रेड है, राइट। तो ये जो इसकी एल्गोरिथम है, ये ऐसे वर्क करती है कि जो आपके जितने लॉसेज हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा के जो मोस्ट लॉस है उसे डीपेस्ट रेड कलर देती है, राइट। लेकिन अब इसमें आप कोई नॉर्मल सा लाइट ग्रीन कलर भी देखोगे, या राइट, तो भी वो आपको दिखेगा 40,000 50,000। जो डार्क ग्रीन है वो 1 लाख, मतलब इनफैक्ट ये तो थोड़ा मैं पिछले साल का दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको रिसेंट इस साल का दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब ये है कि जो गेन्स हैं, राइट, वो मतलब नॉट टू शो कि इतने गेन हो रहे हैं, वो मेरा वो एजेंडा नहीं है यहाँ पे वो सब दिखाने का। वही। वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ, और एंड आई वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इसमें, मतलब इन द प्रोसेस। ये तरीका ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो देखो मोटा मोटा जो प्रॉफिट होते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, राइट, तो आपको टाइमली लॉसेस कट करना आना चाहिए। अगर आपको जी टाइमली लॉसेस कट करना नहीं आता है तो आप इस गेम में कभी विन नहीं हो सकते, जी राइट। और छोटे लॉसेस बड़े प्रॉफिट्स, तो इसमें आप देखो, इसमें ये 31,000 के आसपास का लॉस है। ये प्रॉफिट अगर आप देखोगे ये 6.8 लाख का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट देखोगे ये 6 लाख का है। मतलब मोस्टली जो भी ये जो प्रॉफिट है ये 12 लाख का है, राइट। तो इसमें जो मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सेम अमाउंट ऑफ ग्रीन वर्सेस रेड, तो जो डार्क ग्रीन है दैट इज शोइंग लाइक 10 लाख 5 लैक्स, राइट। जो डार्क रेड है दैट इज लाइक 50,000 60,000, राइट। सो दैट इज द रेशियो। नॉट सेइंग कि आपको ऐसा ही रेशियो मेंटेन करना है, बट द थीसिस इज कि आप कट योर लॉसेस अर्ली, लेट योर विनर्स राइड, दैट इज व्हेन दिस थिंग विल हैपन। जी। तो जो भी विनर्स हैं उनको एम्पलीफाई करते रहो, और जो मतलब एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो, जैसे आई थिंक इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब ये है कि पोजीशन साइजिंग, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे बड़े परसेंटेज टर्म्स में लॉसेस नहीं लेने दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है किसी किसी स्टॉक को आप 60% 70% डाउन होने ही दे रहे हो, राइट, कि भाई कोई बात नहीं कभी तो बढ़ जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। घाटा हो रहा है, मतलब थीसिस आपके अगेंस्ट जा रही है, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड सी के भाई अगले 2 साल इसका कुछ नहीं होना, मैं 2 साल बाद आके वापस इसी स्टॉक को खरीद लूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि मैं 2 साल बैठूंगा, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट करूंगा। ठीक है, मुझे अभी 10% 20% का घाटा हो रहा है, इसे आज काटो, बाद में देखेंगे, जी राइट। सिमिलरली जहां पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट, जहां पे थीसिस आपने शुरू किया लेट्स से 1% पोजीशन से, थीसिस आपके फेवर में चली गई, राइट, यू शुड बी प्रोएक्टिव इनफ टू मेक इट 10% ऑफ योर पोजीशन, कि भाई अगर वहां से 50% का भी गेन आए तो मेरे पोर्टफोलियो पे तो 5% लगे, राइट। या एंड आई थिंक वन बेसिक पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट हेयर इज कि लोग बोल रहे हैं मल्टी बैगर, ये 3x ये 4x ये 10x हो गया मेरा, राइट। द होल गेम इज नॉट अबाउट मल्टी बैगर्स, राइट। इट इज़ वेरी वेरी काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच। उसका मतलब ये है कि अगर आप मल्टी बैगर करते रहते हो तो एन यू बेसिकली वांट टू हिट सिक्सेस ऑन एवरी बॉल। आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैं हर बॉल पे छक्का ही मारूंगा, भाई हर बॉल पे छक्का मारेगा तो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, अभी 2 बॉलों के बाद कैच हो जाएगा तेरा, आउट हो जाएगा तू, राइट।
व्हेन यू आर ट्राइंग टू हिट सिक्सेस ऑन एवरी बॉल, यू ट्राई टू से कि भाई मैं अपने पोर्टफोलियो में सारे मल्टीबैगर स्टॉक रखूंगा, अब उनमें से 10 में से 3 चले, 7 नहीं चले, लेकिन मुझे रखने तो अगले 5 साल तक सारे 10 के 10 रखने पड़ेंगे। सो दैट इज, आई एम नॉट सेइंग दैट अप्रोच इज रॉन्ग, दैट इज अ परफेक्टली वैलिड अप्रोच, लेकिन वो जो 3 थे वो 3 भी ना बने तो मेरा बेड़ा गर्क, राइट? थोड़ा सा उसको शिफ्ट करना चाहिए। आई थिंक उसको ये सोचो, एक क्रिकेट की एनालॉजी के टर्म्स में आप ये सोचो कि भाई मैं चौके मारने की कोशिश करूंगा, मैं छक्कों के लिए कम अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है? मेरे को अगर कहीं पे भी इक्का दुग्गा रन मिल रहा होगा तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरे 2 रन बने, राइट? एंड मुझे आउट नहीं होना है, राइट? तो सेम चीज़ है, जहां पर मुझे क्लियरली ये दिख जाता है कि भाई ये मल्टी बैगर तो मुझे नहीं पता भाई बनेगा या नहीं, इतना तो मैं अक्लमंद हूँ नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि ये मल्टी बैगर बनने वाला है, ठीक है? लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये थीसिस मेरे फेवर में जा रही है, यहाँ ना अगले 1 साल में 50-60% तो बनता हुआ दिख रहा है, वो तो मतलब श्योर शॉट दिख रहा है, ऐसा कि भाई मैं बेट कर सकता हूँ कि 50% तो बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, डीप वैल्यू आ गई है, सस्ता है, और थीसिस भी अब ट्रिगर भी आ गया, थीसिस भी मेरे फेवर में जा रही है, रिजल्ट भी इंप्रूव हो रहे हैं, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूँ 50% और मेरे पास 100% तो नहीं होगी, मैं मोर देन 95% सर्टेनिटी है और मैं उस पर 20% 25% एलोकेशन पे खेल रहा हूँ, राइट? देन वो नीडल मूव होगी। सो आई लाइक सर्टेनिटी विद अ बिगर एलोकेशन रादर देन अनसर्टेनिटी विद अ वेरी वेरी स्मॉल एलोकेशन, 1% यहाँ डाल दिया, 2% यहाँ डाल दिया, 1% यहाँ डाल दिया, राइट? तो ये तीसरा अकाउंट है, ये मैं अपनी मदर के नाम से चलाता हूँ, इसमें मैं कभी फंड्स नहीं डालता हूँ। ये बेसिकली जो चल रहा है बस चल रहा है इसमें। टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको एक्चुअली कोविड में शुरू किया था, नो कोविड नहीं, मतलब यूएस में शुरू किया था। जब मैं यूएस में रहता था तो उस टाइम वहाँ से इन्वेस्टिंग इंडिया में करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि वो एनआरआई के चक्कर में ड्रामा होता था। तो मैंने अपनी मदर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके उनके अकाउंट से शुरू कर दिया था ट्रेडिंग करना। तो अब मैं इसमें एक्टिवली कुछ फंड नहीं करता हूँ। इसमें अभी ऑलमोस्ट 1.8 CR के आसपास है। थिंक 1 साल पहले ऑलमोस्ट 90 lakhs था। तो जो रिटर्न आप पूछ रहे थे तो मोर और लेस वो कोरिलेट भी हो रहे हैं, क्योंकि इसको अगर आप देखोगे, मैं एक्चुअली इनफैक्ट दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आपको पे इन पे आउट दिखाता है। तो इसमें आप देखोगे तो हार्डली कुछ पे इन पे आउट है। वो पे इन पे आउट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ज़ीरोधा में एक फ़ीचर होता है, इसमें आप देखोगे सर्कल्स में आपको बोलेगा कि आपने एक्चुअली में पे इन किया है, लेकिन वो पे इन इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें पे आउट हो जाता है क्वार्टरली सेटलमेंट के बाद। मतलब वो हर 3 महीने पे, वो सेबी का कुछ तो नाटक हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको हर 3 महीने के बाद पैसे वापस देने पड़ेंगे अकाउंट में। तो फिर वो वापस चले जा रहे थे, तो उसको मैंने वापस डालने के लिए वो पेन्स दिखा रहा है, बट इसमें एक्चुअली में मैंने कुछ पैसे डाले नहीं हैं। बट एनीवेज तो मोर और लेस आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो ऑलमोस्ट 6, 5, 11 और 2 ऑलमोस्ट 12.5 के आसपास इंडिया में हो गया। और बाकी आई थिंक जो है वो मेरे अमेजोन के शेयर्स थे जो ऑलमोस्ट 6 CR के थे, और 2 CR की अभी एफडी टूटनी बाकी है। तो मोर और लेस तो मोर और लेस अराउंड 20 के आसपास बैठ रहा है। वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 21 चला जाता है, कभी 19 हो जाता है, मतलब वो डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट। बट आई थिंक ये भी एक काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई इतनी वॉलेट तू एक काम क्यों नहीं करता, मतलब वो उसका जेन्युइन कंसर्न था, और वो शायद मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है वैलिड हो। तो वो मुझे कह रहा था यार कि वाई डोंट यू भाई बैंगलोर में 2-3 घर खरीद ले, राइट? एक सेव हो जाएगा एट दिस पॉइंट। आई थिंक व्हाट यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। यहाँ से अगर वापस नीचे गया, इफ़ यू गो बैक टू 5-6 CR बीइंग इन द मार्केट, तो फिर इतना बड़ा रिस्क है, राइट? एंड आई थिंक मेजॉरिटी लोग शायद वैसे ही सोचते हैं। तो उसको मेरे ये सब प्लान्स के बारे में नहीं पता था कि मैं क्या सोच रखा है मैंने अपनी लाइफ के लिए। बट मैंने बोला हाँ देखते हैं भाई, रियल एस्टेट थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे हम भी, तब देखेंगे। एंड आई थिंक एक चीज़ और भी है, मेजॉरिटी लोग मैंने ये देखा है कि एज द पोर्टफोलियो ग्रोज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द पर्सन कीप्स गोइंग डाउन, मतलब वो कम हो जाती है। वो एकदम वो ऐसा होता है बचा लो टाइप्स, भाई कहीं वापस ना चला जाए, उस मेंटालिटी में चले जाते हैं, राइट? फियर ऑफ लूजिंग, हाँ वो है। फियर ऑफ लूजिंग। जबकि मुझे लगता है इसका उल्टा होना चाहिए, और मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ है। मुझे लगता है मेरे साथ भी वैसा ही है जैसे आप बोल रहे हो ना कि फियर ऑफ लूजिंग होगा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा।
आई थिंक मेरे साथ ना उल्टा हो रहा है। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है? मेरे साथ ये हो रहा है कि एज द पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग माई पॉस्चर इज बिकमिंग मोर अग्रेसिव, राइट? आपको ऐसे आपने देखा होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर या कोई भी बड़ा प्लेयर सेंचुरी मारने के बाद फिर उसे लगता है अब सेंचुरी तो बन गई, अब तो मैं खेलूंगा खुल राइट? के। अब मैच के आखिरी 10 ओवर हैं, अब तो मुझे चौके छक्के मारने हैं, राइट? या फिर आप ऐसे समझो कि अगर आप ऐसे समझो कि आप कोई क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, राइट? कोई भी अच्छा मैच चल रहा है जो 50 ओवर्स का मैच है, और आप 20 ओवर्स में ही आप स्कोर के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो, आपको पता है यार अब जीत तो पक्की है, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंदा ये सोचता है यार चल अपना रिकॉर्ड ही बना लेता हूँ, हाईएस्ट मतलब रन बनाने का, जल्दी से थोड़ा चौके छक्के मार लेता हूँ, राइट? क्योंकि नाउ यू फील कि यू हैव लेस थिंग्स टू लूज, राइट? Right. मेरे साथ एक्चुअली वैसा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर आज 20 है, राइट, वर्स्ट केस में अगर मानो मार्केट खराब हुई तो बिकॉज ऑफ टेक्नो फंडा यार मैं 18 पे तो रुक ही जाऊंगा, राइट? क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि बड़े लॉसेस होंगे नहीं, जहाँ पे कहीं भी लॉसेस बड़े होना शुरू होंगे वहीं सौदा कट है, राइट? तो बेसिकली उससे अग्रेशन आ रहा है कि भाई ठीक है 20 से 40 के लिए खेलना है, क्योंकि ठीक है वर्स्ट केस में 20 से 17 या 18 ही होगा, वो आपस वो 5 पे नहीं जाने वाला, वो पॉसिबल नहीं है पोर्टफोलियो में वो होना। शुभम कोई टिप वगैरह नहीं मांगेंगे, बट कोई ऐसा मैं चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंटली आप कौन सी कंपनी पढ़ रहे हो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, एंड ऑब्वियसली ये कोई डिस्क्लेमर है कि वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक टेक इट मोर एज अ कि भाई एज अ लर्निंग, मतलब कि सीखने के लिए कि कैसे करना है, रादर देन कि जा करके उसे खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो पहले से डिस्क्लेमर है, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता। तो मैं बस खाली जो मुझे लगता है, जो एज अ मुझे जो थीसिस समझ में आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड देन एनीवन हु इज लिसनिंग हैज़ टू डू हिज ओन रिसर्च एंड स्टडी टू एंड टॉक और टू हो सकता है वो रेड में हो जाए और शुभम कट करके वापस आ जाए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं टेक्नो फंडा हूँ, तो मैं हाँ। मेरे पोजीशन मेरे अगेंस्ट जाती है, मैं उसे लेके नहीं बैठता। तो हो सकता जी। है कि भाई कोई अगर इसे 6 महीने बाद देख रहा हो तो, और वो पोजीशन अगर आपको लग रहा है कि भाई इसने ये बोला था यहाँ से तो आधा हो गया स्टॉक, ठीक है, तो भाई मेरे पास नहीं है अभी। अगर वो हो गया आधा तो मेरा तो कब का निकल चुका होगा, राइट? और अगर वो प्रॉफिट दिखा रहा होगा तो मेरे पोर्टफोलियो में होगा, पक्की बात है। तो इन क्योंकि शॉर्ट मेरा तो थ्योरी आपको नहीं पता कि माइंडसेट क्या है, लाइक देयर इज अ ह्यूज लर्निंग बिहाइंड दैट। या तो बेसिकली देखो, मैं आपको एक कंपनी है, जैसे मैं कल ही खरीदा है एक्चुअली, तो कुछ ज़्यादा पुरानी बाइंग भी नहीं है। तो एक कंपनी है इंडस टावर्स, राइट? इंडस टावर का जो बिजनेस है वो टावर का बिजनेस है, मतलब टावर खंबे होते हैं ना जो बिजली वाले नहीं, टेलीकॉम वाले। तो जो टेलीकॉम के खंबे होते हैं इनके लाखों खंबे हैं, मतलब हजारों नहीं लाखों। मतलब इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है ये टेलीकॉम के खंबे लगाने में। इनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन सबको सर्व करते हैं। अच्छा, अगर जैसे जियो है वो अपने खंबे लगाने चले, अब उनके अपने भी होते हैं, कैप्टिव भी होते हैं, लेकिन अगर वो अपने लगाने चलें तो वो शेयरिंग नहीं कर सकते। तो कभी तो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं भाई, कभी तो इंटरनेट इतना यूज़ हो जा रहा है लेकिन रात में कोई नहीं यूज़ कर रहा, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादा लोड होगा, कहीं पे कम लोड होगा, राइट? तो इनएफिशिएंट है। लेकिन अगर आप अक्रॉस वो सारे के सारे पूल को जोड़ लोगे, वोडाफोन के कस्टमर भी इसे यूज़ कर रहे हैं, जियो के भी इसे यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा कि अगर जियो के कस्टमर नहीं बात कर रहे तो शायद वोडा वाले बात कर रहे होंगे, या शायद एयरटेल वाले बात कर रहे होंगे, राइट? जैसे भी सबकी अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग टाइम पे लोग बातें कर रहे हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, मैं मेरा थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कंपनी में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुई कि वोडाफोन जो है वो पिछले 1-1.5 साल से अपने पैसे नहीं चुका रहा है इन्हें। वोडाफोन की हालत है ख़राब, सबको पता है, राइट? जी। तो वोडाफोन का आई थिंक 6,000 या 7,000 करोड़ का कर्जा हो गया है कि भाई इनकी सर्विसेज तो यूज़ कर ली उन्होंने, पैसे दिए नहीं। अच्छा, अब एक केवियाट ये भी है कि मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए वोडाफोन इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब पार्ट ओनर। इसमें मेजॉरिटी स्टेक एयरटेल का है इस कंपनी में, और जी। माइनॉरिटी स्टेक वोडाफोन का, आई थिंक 20% के आसपास वोडाफोन है, और रेस्ट ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग आई थिंक 40-45%, एग्जैक्ट नहीं पता, बट अराउंड 40% एयरटेल है, हाँ जी। राइट? तो उसमें भी क्या हुआ है कि
अब वोडाफोन का सबको लग रहा था डूबेगा 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 डूबेगा, राइट। तो क्योंकि सबको ये लग रहा था तो ये स्टॉक भी गिरे जा रहा था, क्योंकि सबको क्या लग रहा था वो 6,000 करोड़ तो इनके डूबने वाले हैं, ये इन्होंने सर्विसेज यूज़ कर ली, ये ना चुकाएंगे इनके पैसे, राइट। अच्छा, इन्होंने पिछले 6 महीने से धमकियां देना शुरू कर, पैसे दे रहे हो हमारे, अभी काटे तुम्हारे कनेक्शन, अभी काटे तुम्हारे कनेक्शन हमारे कस्टमर यूज नहीं कर पाएंगे, हमारे हम पे कहाँ से बातें कराओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको ये था भाई करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एकदम कोर वो है, सर्विस है इनकी, बट पैसे ही नहीं देंगे कहाँ से। अच्छा, पिछले 6 महीने में 2-3 चीज़ें हुई हैं, और इसीलिए अगर आप स्टॉक देखोगे ना तो वापस बढ़ना शुरू हो गया है। पहली चीज़ क्या हुई है, इतने ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई, इन्होंने बोला भाई एरिक्सन को, जिनके ये इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, और बाकी इन्होंने बोला भाई प्लीज़ हमसे हमारा कर्जा माफ़ कर दो, हम नहीं दे पाएंगे पैसे, हमारी वोडाफोन कंपनी में इक्विटी ले लो। सबको इक्विटी बांट रहे हैं, एरिक्सन को इक्विटी बांट दी, मल्टीनेशनल को इक्विटी बांट दी, राइट। तो अपने आप डेट कम हो गया, डेट कह लो या फिर पेएबल्स कह लो, मतलब जो पैसे देने थे वो कम हो गए, राइट। तो कहीं ना कहीं कैश बच गया, पैसे नहीं देने पड़े, इक्विटी दे दी बदले में। उन्होंने भी कहा भाई ये तो वैसे ही ना दे रहा है, इसके तो डुबाएगा कंपनी को, राइट। ठीक है, कम से कम इक्विटी अगर शायद बच जाए इसी बहाने तो कुछ तो मिल जाएगा, मार्केट में ही बेच लेंगे कल को जाके, राइट। ले ली उन्होंने। दूसरी चीज़ क्या हुई कि इन्होंने अपना जो इंडस टावर्स का स्टेक था उसे ही बेच डाला, जो 20% में स्टेक बोल रहा हूँ उसे बेच दिया मार्केट में, मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर को। बदले में जो पैसा आया कह रहे हैं हम उससे अपना कर्जा चुकाएंगे, और मेजॉरिटी कर्जा इंडस टावर को ही वापस देंगे, क्योंकि हमें देने हैं, उनका पैसा चुकाना है तो इन्हें इनका पेमेंट करेंगे, राइट। तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई अपना एफपीओ लेके आ गए। अब एफपीओ क्या होता है, आईपीओ का मतलब होता है, जैसे आईपीओ तो सबको पता है, राइट। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है, पैसा रेज करती है, तो आईपीओ होता है। एफपीओ मतलब जब बाद में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा से ऑफर निकालती है कि भाई इक्विटी ले लो, पैसा दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो होता है एफपीओ। तो अपना एफपीओ लेके आ गए, तो उससे थोड़े पैसे रेज कर लिए इन्होंने, अब उस पैसे से फिर डेट चुका रहे हैं, इनको पेमेंट कर रहे हैं। और चौथा और फाइनल ट्रिगर कल आया, जिसकी वजह से मुझे ये लगा भाई इसको अब खरीद लेना चाहिए, और वो ट्रिगर था कि जियो ने अपने रेट्स बढ़ा दिए 25% से, सारे के सारे जो कस्टमर्स थे उनकी सर्विसेज के। अच्छा, कल जियो ने बढ़ाए सुबह में, शाम को एयरटेल की अनाउंसमेंट आ गई, हम भी बढ़ा रहे हैं भाई 25%, अगले महीने से हमारा भी बिल 25% ज़्यादा आएगा, राइट। अच्छा, ये दोनों बढ़ा रहे हैं, वोडाफोन बढ़ा नहीं पा रहा था अभी तक। क्यों नहीं बढ़ा पा रहा था? क्योंकि उसे पता था जहां मैंने पैसे बढ़ाए सर्विस मेरी सबसे गंदी है, तो लोग सबसे पहले एयरटेल और जियो में शिफ्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी मतलब लाखों सब्सक्राइबर लूज कर चुके हैं ये वोडाफोन वाले, लेकिन अब उन दोनों ने बढ़ाए हैं तो इन्हें भी तो अब थोड़ा सा मौका मिल गया, भाई चलो हम भी मौके पे चौका मार देते हैं, हम भी बढ़ा देंगे पैसे, राइट। और फाइनली टेक्निकल ब्रेकआउट भी आ गया कल। अब बोलेंगे भाई टेक्निकल ब्रेकआउट क्या होता है, वो सब मैं यहाँ पे थ्योरी में नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल टेक्निकल भी कंफर्मेशन आ गया कि यहाँ पे कुछ बड़ा होगा, राइट। तो फिर मैंने मार दिया चौका, मैंने कहा देखी जाएगी, ब्रेकआउट फेल होगा तो वापस एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अभी तो फंडामेंटली थीसिस अलाइंड है, टेक्निकली थीसिस अलाइंड है, ट्रिगर्स भी हैं, तो फिर यहाँ पे खेला जा सकता है। अंडरस्टैंड। तो दूसरा एक और मैं बताता हूँ, वो भी रिसेंटली ही मैंने खेला है, बट मेरा जो स्टाइल है वो बता रहा हूँ। मेरा स्टाइल हमेशा ऐसा रहता है कि यार जीते तो बन जाए पैसे, हारे तो कम हारे, मतलब या फिर लिमिटेड हारे या हारे ही ना, राइट। तो एक कंपनी है नवकार कॉरपोरेशन करके, अब किसी ने शायद सुनी नहीं होगी, लोग कहते हैं कहाँ से कंपनी निकाल के लेके आता है। वो कल एक अनाउंसमेंट आई, JSW इंफ्रा ने नवकार कॉरपोरेशन को खरीद लिया। अब JSW सबको पता है भाई, बड़ा ग्रुप है, रिनाउंड ग्रुप है, राइट। JSW इंफ्रा जो है वो लॉजिस्टिक्स में ऑपरेट करता है। ये जो नवकार ग्रुप की कंपनी थी वो भी अपना लॉजिस्टिक्स और अपना जो क्या बोलते हैं CFS बोलते हैं, कंटेनर फ्रेट ऑपरेशन बोलते हैं, वो चलाती है। वो कंटेनर फ्रेट ऑपरेशन क्या होते हैं, मतलब ये समझो कि भाई पोर्ट पे सारा का सारा माल उतार करके अगर आप पोर्ट पे ही रख लोगे तो पोर्ट पे कंजेशन हो जाता है। पोर्ट पे आप ऐसा होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आया हैंड टू हैंड लेके जाओ भाई, 1 घंटे में ट्रक खड़ा होना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूस शिप आए जा रहे हैं, वहाँ कोई वेयर हाउस थोड़ी है। जब वहीं से ट्रेन कनेक्टिविटी होती है, वहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर एक वेयर हाउस से बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं CFS, जिनमें एक्चुअली में स्टोरेज होता है, वो ट्रेन से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, वो पोर्ट पे नहीं जाता, वो इन CFS को लाके अपना माल देता है, वो ट्रेन से लेके जाते हैं पोर्ट पे, विद इन जैसी ट्रेन पहुँचती है हैंड टू हैंड शिप पे लोड हो जाते हैं,
जी राइट। तो उस पर कंजेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप बड़ा होता है, आप स्टोर कर सकते हो, तो वो ऑपरेशन होता है इनका। तो इसमें क्या हुआ है कि जब इसने खरीदा है तो इन्होंने ऑफर दिया है। इन्होंने बोला है भाई 105 रुपये का ऑफर है। शेयर का प्राइस आई थिंक कल 111 या 110 रुपये का था, राइट, मार्केट में। 105 पे ऑफर है। ऑफर का मतलब बता देता हूँ। ऑफर का मतलब ये है कि JSW वाले कह रहे हैं भाई अगर तुम्हें कोई ना मिले ना बेचने के लिए 3-4 महीने तक, तो हमें बेच देना, हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमने नवकार को खरीद लिया है। तो मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब आके भी हमें बेच सकते हैं। 105 रुपये में हम खरीदने को तैयार बैठे हैं, जी राइट। और ये ऑफर अभी डेट नहीं आई किस दिन तक वैलिड है, बट जनरली 3-4 महीने तक वैलिड है, होता है, जी राइट। 3-4 महीने बाद की डेट होती है। तो वर्स्ट केस में क्या हुआ भाई, मैं 3-4 महीने के लिए सेफ हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा अभी, बट मुझे ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने अभी होल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन सिचुएशन ये है कि भाई हारूंगा तो 110 से 105 मैक्सिमम 4-5% का लॉस है अगले 3-4 महीने में। अगर, क्योंकि अब बड़ा ग्रुप अपना ले रहा है, उनके पास ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑलरेडी ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज हैं, अपना ही धंधा ला के दे देंगी तो इसका धंधा चल जाएगा। अडानी कंपनीज के साथ यही तो होता है, एयरलाइंस के साथ, जिसे भी खरीदता है उसे टर्न अराउंड कर लेते हैं, क्योंकि दे हैव देयर माइट, राइट। दे आर हेफ्टी कंपनीज। वो अपने कस्टमर्स को बोलेंगे प्लीज़ इनकी सर्विस यूज़ कर लो, कोई ना कोई तो ला करके उसे यूज़ कर लेगा, राइट। जी तो वर्स्ट केस 5% लॉस, बेस्ट केस 20% प्रॉफिट, 30%, 50%, 100%, 0%, आई डोंट नो। अब वहाँ पे आता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। आपने थोड़ा पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि यार अंडर वैल्यूड तो लग रही है, 25-30% तो अंडर वैल्यूड लग रही है, 3-4 महीने में 25% बन जाएगा, राइट। वर्स्ट केस में 5% जाएगा। तो ये होती हैं स्पेशल सिचुएशंस, अंडरस्टूड राइट। तो ये इनफैक्ट मैंने अपनी उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करा कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है देन जी। फोकस ऑन स्पेशल सिचुएशंस रादर देन ट्राइंग टू बी वेरी अग्रेसिव ऑन ट्राइंग टू फाइंड कंपनीज जहाँ पे मिल नहीं रही, कि मार्केट इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है शुभम, आई थिंक मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या लर्निंग्स रही। जो मैं समझ पाया वो ये था कि आपने कुछ मतलब एक फंडामेंटल थ्योरी को एज अ इनकम्प्लीट थ्योरी माना, क्योंकि आपको कुछ लगा यार कि मैं ज़्यादा लंबी राइड ले सकता था, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता था, या उतने पैसे को उस टाइम के लिए कहीं और डिप्लॉय कर सकता था। तो आपने रादर देन कि एक मैं ये वाली साइड चूज़ करूँ, मैथ्स चूज़ करूँ, बायो चूज़ करूँ, या फिर फंडामेंटल चूज़ करूँ, टेक्निकल करूँ, आपने बोला एक स्टेप पीछे हट के कि लेट्स से कि पैसा बनना चाहिए और मैं दोनों को ही एज अ स्टूडेंट करके करूँगा जिससे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। रादर देन सीइंग एक थ्योरी, मैं दोनों सोचूँ इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है और दोनों को ऐड करके कुछ करूँ। और वैसे आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में ये भी यही है कि दो स्ट्रीम्स का जो इंटरसेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इनोवेशंस क्रिएट करता है। तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड का। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद जो मैंने नोट्स में लिखा है वो ये है कि जो करेज है वो भी धीरे धीरे आपको आया। स्टार्टिंग में मतलब आप नहीं थे, और ना ये रिकमेंडेड है कि सारे के सारे लोग जो है वो उतनी ज़्यादा परसेंटेज अपनी डालने लग जाएँ। ये आपको बहुत सारा 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप ये कर पाए हो, और वो बड़ा मतलब लीनियरली हुआ है। धीरे 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 आपको वो कॉन्फिडेंस आता गया, और अभी आई थिंक हम 90-95% जो है वो पूरा एक्विटी में डाला हुआ है। नेक्स्ट इज़ कि अभी दो स्टॉक्स आपकी थोड़ी सी थिंकिंग जानने की कोशिश करी कि अभी आप क्या सोच रहे हो और कौन सी दो आपको लगता है, आपने जो स्टडी करी थी वो आपने नॉलेज शेयर करी। एक तो इंडस स्टार की थी और एक नवभारत की हमने। और बाकी जो यूज़र्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने और शुभम ने मिलके। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि हम वैसे भी बातें करते रहते हैं, तो हमने सोचा ठीक है ऐसी वो बातें जो हैं वो रिकॉर्ड भी कर लेंगे और यूज़र्स को दे भी देंगे। तो आई थिंक ओवरऑल गोल उसका यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार ये जर्नी जो है वो स्लो और ग्राइंडिंग है, हाँ राइट। अगर आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा है भाई। अब किसी के बहुत ही जल्दी बनाओ मुझे पता नहीं, इस मार्केट में तो बने हैं लोगों के पैसे, लेकिन मेरे लिए पर्सनली आई थिंक हर चीज़ एक लर्निंग रही है, और मैं ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके एक फ़िलॉसफी पे पहुंचा हूँ कि ये एक चीज़ है जो 100% वर्क कर रही है, राइट। जी और अक्रॉस मार्केट वर्क करती है, क्योंकि मैंने साथ में थोड़ा सा स्पेशल सिचुएशंस का तड़का लगाया, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस का, राइट। तो सब मिला करके एंड देन उसके ऊपर पोर्टफोलियो एलोकेशन को अप एंड डाउन कैसे करना है, वो आई थिंक मेजर जो चीज़ है ना वो है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन को आप किस तरीके से ट्वीक करते हो टू सूट दैट रिक्वायरमेंट, राइट। जहाँ पे आपको दिख गया कि छक्का पड़ने वाला है
मतलब एक एकदम लूज बॉल आ गई और आपने छक्का नहीं मारा, तो वो भी गलत बात है, राइट। और अगर आपको पता है कि भाई आपकी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेल रही है और फिर भी आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी गलत बात है, राइट। हाँ तो जी। कहाँ पे चौके मार रहे हैं, कहाँ पे दुगियाँ ही लेनी है, कहाँ पे 1-2 रन लेने हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तो ओवरऑल गोल उसका ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोसेस बताया जा सके, कि किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या क्या लर्निंग्स हैं, ताकि वो जो आपकी जर्नी है वो मेरी तरह 10 साल की ना हो, वो 1-2 साल में बहुत जल्दी से आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कह लीजिए, या फिर आपका जो भी गोल है, इफ़ नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो भी आपका गोल है वो आप जल्दी से रीच कर पाओ। अंडरस्टैंड जी। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम। जय हिंद। मिलते हैं दोबारा। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय।